नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक युवक का हाथ पकड़कर उसे खींचकर धक्का देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक कार्यकर्ता कह लीजिए, यहां पर मौजूद लोगों के हुजूम में से एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। कटिहार से इस तस्वीर के सामने आने के बाद तेजस्वी यादव पर विरोधी लगातार हमला कर रहे हैं। वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी है और कहा है कि उनकी सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा घेरा तोड़ रहे हैं। उन्होंने युवक को बचाने के लिए वहां से हटाया था। तो तेजी से ये वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ, जिसमें एक प्रशंसक जो इस हुजूम के साथ आपको नजर आ रहा होगा, वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान तेजस्वी यादव उसे हाथ से खींचकर धक्का देते नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की सफाई है कि वो उस युवक को बचाने के दृष्टिकोण से उसे धक्का देते दिखे। और भीड़ तो वाकई में काफी ज्यादा हो रही है। ये तो पुलिस का काम है कि किसको कितना क्या सुरक्षा देना है, इस पर आपको कोई टिप्पणी नहीं देना। सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हादसा हो सकता है। हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ी नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। इसलिए उन हादसों को टालने के लिए ये सारी चीज़ें प्रक्रिया किया जाए। अब कहीं सुरक्षा नहीं है तो लोगों को समझाना बुझाना कई बार हम लोगों ने किया है। आप चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हैं तो आप उम्मीद करते हैं उसका जवाब आएगा। मुझे ये पता है, चुनाव आयोग ने हर जिले को दिया। कल जिस जगह के वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम धर्मेंद्र है। उसने खुद आज हर जगह लिखा है कि रोहतक चल रहा था, मुझे अगर खींच के नहीं हटाया होता तो परेशानी हो सकती थी। ये सवाल यहाँ इस वीडियो उस वीडियो का नहीं है, अफरा तफरी का है, जिसमें किसी को भी मीडिया का नहीं, अंदर मीडिया की एक साथी बैठी हुई थी, कुछ भी हो सकता था। और हम हादसों के बाद जागने वाले लोग इनसे हो गए, वो नहीं होना चाहिए था। इसी संदर्भ में नॉर्मली इस तरह की चिट्ठियां मैं बहुत लिखता हूं, सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे विजुअल्स हमारे पास अब आ रहे हैं जहां लोग हेलीकॉप्टर को हिला रहे हैं। आप अंदाज कीजिए कि एक पार्ट में कुछ हुआ तो आप फ्लाइंग देखिए कि 14, 15, 16, 17 सभाएं हो रही हैं, उसमें कितनी मुश्किलें आ सकती है। मेरा आशय वो था। तो पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने तेजस्वी यादव की सभा में सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही भीड़ के बीच खड़े तेजस्वी यादव के साथ पुलिस अधिकारी या फिर किसी भी जवान के खड़े नहीं रहने पर सवाल भी उठाए। आरजेडी ने सुरक्षा की अनदेखी पर निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। कि शायद कोई चिंता नहीं है प्रशासन को, या प्रशासन किसी के इशारे पे आपने इस पूरे विजुअल में एक पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा होगा। ऑफिसर छोड़िए, एक कांस्टेबल आपको नहीं दिख रहा है। ये हकीकत है मेरे बिहार की, जिस हकीकत का एक चेहरा आपने अभी मुंगेर में देखा। तो वहीं गोपालगंज में चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की तुलना औरंगजेब से करने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने जीते जी अपने पिता को हाशिए पर डाल दिया। उन्होंने राजनीतिक विरासत पर चेहरा चमकाने की कोशिश में तेजस्वी पर माता और पिता की तस्वीर पोस्टर से गायब करने का भी आरोप लगाया। औरंगजेब से हमने नहीं किया यार, हमने कहा कि इतिहास में कई लोग हैं जो उनको पिताजी को जीते जिंदगी हाशिए पर डाल दिया, इन्होंने भी कर दिया। जिनके राजनीतिक विरासत पर तेजस्वी यादव का चेहरा चमकाने की कोशिश किए, पोस्टर पर से उसी बाप माई को गायब कर दिया। और ये इतिहास बताता है कि कई सम्राटों ने कर दी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में चुनाव प्रचार लगातार जारी है और किशनगंज में ठाकुरगंज विधानसभा सीट के लिए पौआखाली में उन्होंने एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार महबूब आलम को जिताने की अपील की। ये सारे मुद्दे को जो है लेकर के हम लोग इलेक्शन में खड़े हैं और इंशाल्लाह जीतने के बाद
अल्लाह चाहे तो बैरिस्टर साहब को साथ में लेकर के इन सारे मुद्दों पर हम लोग उंगली उठाकर अपने काम करेंगे। क्या ये जीत के पहले खुला चुनौती दिया गया कि इलेक्शन के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे एनसीआर को लेकर? आंदोलन क्या ये सही बात है जीत से पहले मतलब कहना? जी बिल्कुल, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि इलेक्शन के बाद अगर ये वापस नहीं किया गया तो फिर हम लोग आंदोलन जो है शुरू कर देंगे और जो है लॉकडाउन के बाद फिर हम अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग अपना धरने में बैठे रहेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है। पटना में आयकर विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, भागलपुर के 2 ठेकेदारों के यहां पर आईटी का छापा हुआ है। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना में ठेकेदार के कई ठिकानों पर छापेमारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और पटना में भी कई ठिकानों पर छापेमारी आईटी विभाग की तरफ से की गई है। नल जल योजना से जुड़े हुए हैं ये दोनों ठेकेदार, जिनके करोड़ों की संपत्ति का खुलासा सामने आया है। तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी ताबड़तोड़, और पटना में आयकर विभाग की तरफ से जहां छापेमारी की गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं भागलपुर के 2 ठेकेदारों के यहां पर जब छापेमारी की गई है तो करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। और बड़ी खबर ये कि ये दोनों ही ठेकेदार जो हैं वो नल जल योजना से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने छापेमारी और कार्रवाई की। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, नल जल योजना को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, क्या यह माना जाए कि उसमें सच्चाई थी इसीलिए कार्रवाई सामने आई है? जी देखिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अमूमन जब टैक्स नहीं जमा किया जाता है उसे लेकर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल इस बारे में कुछ भी करना प्रीमेच्योर्ड होगा, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने लाखों रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में भागलपुर के 2 ठेकेदार और इसके अलावा राजधानी पटना से भी जुड़े कई ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान। संजय, क्या इन ठेकेदारों के नाम सामने आ पाए हैं? जी बिल्कुल, कई ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं और सोर्सेस की माने तो जो कार्रवाई हुई है उसमें जो टीम है उसने भागलपुर में 2 ठेकेदार ललन कुमार और सुमन कुमार के यहाँ छापेमारी की है। इसके अलावा राजधानी पटना में भी हनुमान नगर पाटलिपुत्र कॉलोनी फ्रेजर रोड माफ करेंगे फ्रेजर रोड स्थित आवास में जो ठेकेदार हैं उनके यहाँ कार्रवाई की गई है। पूर्णिया में भी 2 सरकारी ठेकेदारों के ठिकाने पर कार्रवाई हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। मुंगेर में निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद डीएम और एसपी को हटाने की कार्रवाई का जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने मुंगेर के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची थी। चुनाव आयोग के सभी फैसले स्वीकार्य हैं और वहां पर चुनाव के वक्त कुछ असामाजिक तत्व निसंदेह अपने कुत्सित इरादों में सफल रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। वहीं मुंगेर फायरिंग मामले में सीआईएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। मुंगेर में 26 अक्टूबर की रात पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में मुंगेर पुलिस की चूक की बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 अक्टूबर की रात 11:20 पर सीआईएसएफ के 20 जवानों की टुकड़ी को मूर्ति विसर्जन की सुरक्षा की ड्यूटी के लिए जिला स्कूल स्थित कैंप से 2 ग्रुपों में भेजा गया था। इनमें से एक ग्रुप को एसएसबी और बिहार पुलिस के जवानों के साथ दीनदयाल उपाध्याय चौक पर तैनात किया गया। रात के करीब 11:45 पर विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और लोकल पुलिस के बीच विवाद शुरू हुआ। इसकी वजह से कुछ श्रद्धालुओं ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि मामला बढ़ने के बाद पुलिस की ओर से स्थिति को काबू में यानी नियंत्रण में करने के लिए सबसे पहले हवाई फायरिंग की गई। तो सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद मुंगेर में बवाल और गोलीकांड में नया खुलासा सामने आया है। पहले मुंगेर पुलिस की ओर से बयान आया था कि भीड़ की ओर से गोली चलाई गई, लेकिन अब सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद मामले में नया मोड़ आ चुका है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में पुलिस पर ही पहले फायरिंग करने का आरोप लगा है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब मुंगेर की पूर्व एसपी लिपि सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भीड़ की ओर से गोली चलाने का दावा किया था।
और ऐसे में न्यूज 18 का सवाल, जिसमें आक्रोश या फिर एक बड़ी साजिश, एक समय पर 5 थानों को कैसे यहां पर रखा गया, फाइलों को जलाना, मैगजीन और कारतूस की लूट आखिर कैसे होती है, पूरी तैयारी के साथ वारदात अंजाम देने के पीछे आखिर कौन लोग शामिल हैं? तो क्या हथियार तस्करों के सिंडिकेट का हाथ इस पूरे मुंगेर कांड में तो नहीं है? क्या किसी खास दल के लोगों का हाथ इसमें है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हिंसा के पीछे किसकी तैयारी थी? कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।